नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी सर। सर आपको प्रणाम। और नमस्कार। आप जानते हैं कि जो भी साहित्य प्रेमी हैं वो देख रहे होंगे हमारे एपिसोड, 4 एपिसोड हम लगातार कर चुके हैं। हर सप्ताह एक एपिसोड। जगदीश्वर सर उस पर अभी दलित साहित्य पर बात कर रहे हैं। फिर साहित्य के अलग आयाम पे बात करेंगे। लेकिन ये 5वां एपिसोड आज हम कर रहे हैं दलित साहित्य को लेकर के। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि जो दलित समाज का अर्थशास्त्र है वो दलित साहित्य में दिखाई नहीं पड़ता। वो दिखाई पड़ना जरूरी है। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। पिछली बार हम लोगों ने बातचीत की थी कि ये जो दलित साहित्य है उसका एक दलित जीवन है और दलित जीवन का एक दलित अर्थशास्त्र भी है। तो जो दलित आलोचना है वो दलित अर्थशास्त्र पर बात नहीं करती। जैसे दलितों के बीच में भूमि सुधार का प्रश्न है, दलितों के बीच में उनकी आय का प्रश्न है, दलितों के बीच में उनकी जीवन के जो स्तर के उठाने का प्रश्न है, ये इससे जुड़े हुए जो मसले हैं वे तब तक समझ में नहीं आएंगे जब तक कि हम राजनीतिक अर्थशास्त्र को नहीं जानेंगे। हमारे यहाँ लिटरेचर के पढ़ने पढ़ाने वालों की, आलोचकों की, वो उसमें दलित आलोचक भी शामिल है, उसमें गैर दलित आलोचक भी शामिल है। वे राजनीतिक अर्थशास्त्र नहीं पढ़ते। अगर पढ़ते हैं तो उसे लिखते नहीं, क्योंकि वह लेखन में दिखाई नहीं देता। हमने इसके शुरू के 2 एपिसोड में उसके कुछ पहलुओं की चर्चा की थी कि दलित अर्थशास्त्र क्यों जरूरी है। दलित का प्रश्न सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक प्रश्न नहीं है, एक सिर्फ जाति का प्रश्न नहीं है, बल्कि वो अर्थशास्त्र का प्रश्न है। जाति प्रथा एक अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई प्रथा है। अगर जाति प्रथा को चुनौती देनी है तो जाति प्रथा से जुड़ा हुआ जो अर्थशास्त्र है उसे भी चुनौती देनी होगी। तो हमारे यहाँ जाति प्रथा से जुड़े अर्थशास्त्र को तो चुनौती दी नहीं जाती, लेकिन दलित की पहचान बनाई जाए, दलित के लिए स्पेस बनाया जाए, इस पर बातें होती है। ये अब तक हमने बातचीत की है। अब इसका एक पहलू है जो बहुत ही पॉपुलर पहलू है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। वैसे दलित पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ मैं एक ही पहलू चुन रहा हूँ, वो ये कि दलित के जीवन में एक जो अभी तमाम स्तरों पर जो बहस है वो है दलित लेखक की आत्मकथाओं की। उसमें मेल फीमेल दोनों ही शामिल हैं। दलित औरतों ने भी आत्मकथाएं लिखी हैं, दलित पुरुषों ने भी आत्मकथाएं लिखी। मैं किसी लेखक विशेष की आत्मकथा को केंद्र में रख के बात नहीं करूंगा। उसका कारण यह है कि इससे झगड़ा होने की संभावना है। मैं वो झगड़ा पसंद नहीं करता, क्योंकि हम यहाँ आए हैं ज्यादा से ज्यादा प्रश्न उठे, हमारे पास समाधान नहीं है। हम ये चाहते हैं दलित आत्मकथाओं से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं, दलित साहित्य से जुड़े हुए प्रश्न है, वे प्रश्न खुलकर सार्वजनिक बहस का हिस्सा बने, साहित्य की बहस का हिस्सा बने। और मैंने इस दृष्टि से सबसे पहले मैंने एक जमाने में 2013 में मैंने खुद दर्शन के दृष्टिकोण से दलित साहित्य का क्या नजरिया हो सकता है, दलित साहित्य का इतिहास दर्शन क्या हो सकता है, इसको लेके कुछ व्याख्यान दिए थे प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मेरा कंसर्न का एरिया है। मैं दलित नहीं हूं, लेकिन मेरे कंसर्न का एरिया है दलित। मैं स्त्री भी नहीं हूं, लेकिन स्त्री साहित्य मेरा फेवरेट साहित्य है, जो कि मेरे कंसर्न का एरिया है। तो यहां से दलित साहित्य को न देखा जाए कि दलित साहित्य पर बात करने वाला व्यक्ति दलित है या गैर दलित है। पहले तो इस बीमारी से दिमाग से निकलना चाहिए। सवाल विश्व दृष्टि का है, दलित की विश्व दृष्टि कैसी हो। आज के जमाने में दलित की विश्व दृष्टि कैसी हो, ये प्रश्न प्रमुख है। उसमें गैर दलित भी शामिल हो सकते हैं, उसमें दलित भी शामिल हो सकते हैं। यह भी संभव है कि जो दलित हैं उनके पास में दलित दृष्टि ही ना हो। ऐसे लोग हैं हमारे बीच में जो दलितों के हिमायती हैं, दलितों के लिए पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन उनके पास में दलित विश्व दृष्टिकोण नहीं है। दलित विश्व दृष्टिकोण अगर किसी के पास था तो अम्बेडकर थे। मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, अम्बेडकर ने जिस तरह से समग्रता में दलित की विश्व दृष्टि को विकसित किया, उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, जो कि हमारे यहाँ सीखा नहीं गया। आप यहां से देखिए कि अम्बेडकर ने किस पर पीएचडी की, इकोनॉमिक्स पर। अर्थशास्त्र का अध्ययन बेहद जरूरी है दलित विश्व दृष्टि को बनाने के लिए।
इंपीरियलिज्म की और इंपीरियलिज्म विरोधी जो ताकतें हैं, उनकी समझ भी हद जरूरी है दलित की विश्व दृष्टि को बनाने के लिए। तो अम्बेडकर ने ये किया। साम्राज्यवाद और साम्राज्यवाद विरोधी ताकतों के बीच के अंतर विरोधों में कैसे दलित का स्पेस तैयार किया जाए, ये ज्योतिबा फुले ने इसकी शुरुआत की, अम्बेडकर ने इसका व्यापक स्तर पर विकास किया। तो ये एक बड़ी चीज है कि जो कायदे सीखनी चाहिए कि क्या हमारे दलित लेखक जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो अभी इंपीरियलिज्म है, इंपीरियलिज्म की जो भूमिका है, बहुराष्ट्रीय निगम है, उनकी जो भूमिका है, क्या उस भूमिका के बिजाबिज भारत की जो भूमिका है उसे समझते हैं कि नहीं समझते? क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हम अपनी दलित की कहानियां, दलित के उपन्यास, दलित की आत्मकथाएं इन पर कितना लिख रहे हो, कितना चाहते हैं, इनका कितना पाठ्यक्रम बना दें। आज स्थिति यह है कि तमाम विश्वविद्यालयों में दलित अध्ययन के केंद्र खोल दिए गए, वहां पर अनेक शिक्षक भी लगा दिए गए, लेकिन इससे मामला सुलझने वाला नहीं है। ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे बूरे की मिठाई पर जो है ना वो पिस्ता लगा दिया जाए, उससे वो मिठाई पिस्ते की नहीं हो जाएगी। तो हमारे जो दलित मित्र हैं वो इस बात को समझें कि दलितों के अध्ययन संस्थान खुलने का अर्थ ये है कि अगर दलित की उन्नति हो गई, ये प्रवेश द्वार है, लेकिन उससे बात थमने वाली नहीं है। क्योंकि दलित की इकोनॉमी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दलित की इकोनॉमी के वर्तमान में कौन से कंट्राडिक्शन है उनका अध्ययन, ये एक बुनियादी चीज है, नंबर एक। दूसरी चीज है जहां से कि आज हम बात करना चाहते हैं वो ये कि दलित की जो आत्मकथाएं हैं जो कि बहुत ही लिखी जा रही है, जिन पर खूब चर्चाएं भी हो रही हैं, उसमें अनेक लोग हैं, इनमें ट्रांसलेटेड आत्मकथाएं भी हिंदी में आई हैं, ओरिजिनल हिंदी में लिखी गई आत्मकथाएं भी हैं। कई लेखकों ने बड़ा काम किया है, जिसमें तुलसी राम है, ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। ये दो लेखक खासतौर पर उल्लेखनीय लेखक हैं, बड़े लेखक हैं। और भी लेखक हैं, उन्हें मैं छोटा नहीं कर रहा हूं, जिनका नाम नहीं ले रहा हूं। मैं जो चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये कि दलित की आत्मकथा पढ़ के हम जाना कहां चाहते हैं? हम अतीत की ओर जाना चाहते हैं या भविष्य की ओर जाना चाहते हैं? जब हम साहित्य के प्रश्नों पर विचार करें, दलित के प्रश्नों पर विचार करें, तो हमें यह सोचना चाहिए कि हम आखिर जाना कहां चाहते हैं। हो ये रहा है कि बार बार दलित की आत्मकथाओं पर विमर्श करते समय हम अतीत की ओर जाना चाहते हैं। फला लेखक का अतीत ऐसा था, फला लेखक के अतीत में ये घटनाएं हुई, तो वे घटनाएं हुई उनको बताना ठीक है, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य अतीत की ओर जाना नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि अतीत की आत्मकथा पढ़ें तो हम भविष्य की ओर जाएं। सवाल यह है कि अतीत की ओर जाके क्या हम दलित को मुक्ति दिला सकते हैं या भविष्य की ओर जाके मुक्ति दिला सकते हैं? इसमें जो दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है वो ये कि दलित की आत्मकथाओं में एक बड़ा पक्ष है जिसमें कि फ्यूडल और सेमी फ्यूडल जीवन मूल्य और उत्पादन के संबंध उनकी अभिव्यक्ति हुई है। लेकिन देश कहां चल रहा है? देश किस दिशा में चल रहा है? देश पूंजीवादी उत्पादन संबंधों में चल रहा है। और देश को जाना कहां है? पूंजीवादी उत्पादन संबंधों से मुक्ति की दिशा में जाना है। तो दलित की मुक्ति का आख्यान पढ़ते समय मुझे पूंजीवादी उत्पादन संबंध और पूंजीवादी मूल्यों का ज्ञान होना चाहिए। यह संभव नहीं है कि पूंजीवादी जीवन मूल्यों का तो ज्ञान न हो और हम अतीत के जीवन मूल्यों की बात करते रहें। एक अन्य पहलू है जो कि इन आत्मकथाओं में है, वो ये कि जैसे दलित लेखक ने अपनी आत्मकथा लिखी, तो वो लेखक खाली दलित ही तो नहीं है, वो लेखक पिता है, वो लेखक भाई भी है किसी का, वो लेखक पति भी है। यानी एक आत्मकथा में कई आइडेंटिटी हैं, सिर्फ एक आइडेंटिटी नहीं है। एक व्यक्ति के अंदर कई अस्मिताएं होती हैं, सिर्फ एक अस्मिता नहीं होती। मैं प्रोफेसर भी हूं, मैं ब्राह्मण भी हूं, मैं यूट्यूबर भी हूं,
क्योंकि मैं यूट्यूब पे अपने वो करता हूँ जिसे आप लोग आजकल सोशल इन्फ्लुएंसर कहते हैं। मेरी एक आइडेंटिटी ये भी है। मैं जब क्लास जाता हूं तो मैं प्रोफेसर होता हूं, लेकिन जब मैं घर में रहता हूं तो मैं एक पिता भी होता हूं, मैं एक पति भी होता हूं। तो दलित की आइडेंटिटी में या किसी भी आइडेंटिटी में एक आइडेंटिटी नहीं होती। दलित विमर्श पर बात करते समय हम ये चीज ध्यान रखें कि जब दलित आत्मकथा में प्रवेश करते हैं तो वह लेखक पिता का कैसा चित्रण करता है। तो पिता की जो पहचान है वो एक आधुनिक पहचान है। वह व्यक्ति का कैसे चित्रण करता है, क्योंकि पर्सन की पहचान एक आधुनिक पहचान है। सिर्फ दलित की पहचान पर हम जोड़ देंगे और सिर्फ उसी का विश्लेषण करेंगे तो बाकी चीजें हमसे छूट जाएंगी। उसी तरह हमें यह देखना चाहिए कि दलित का अपने निजी जीवन का चित्रण करते समय वह लेखक जब अपने परिवार में प्रवेश करता है मसलन, तो परिवार में समस्याएं तो हैं, हम सबके हैं। वो सवर्णों के परिवार में भी हैं और निम्न वर्ण के लोगों के परिवार में भी हैं। तो निम्न वर्ण के या मध्य वर्ग के लोगों के परिवार की समस्याओं पर आपको खूब लिखा मिलेगा, लेकिन दलित परिवार पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा। क्यों? दलित की खाली आत्मकथा में बात करें, दलित के परिवार में बात नहीं करें। दलित के परिवार में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। दलित के परिवार में क्या स्त्री का शोषण नहीं है? ये सोचना कि दलित का तो शोषण होता है लेकिन दलित के परिवार में किसी का शोषण नहीं होता, ये गलतफहमी दिमाग से निकाल देनी चाहिए। दलित के परिवार में भी उतना ही पितृसत्तात्मक शोषण होता है जो सवर्ण के यहाँ होता है। तो दलित पर जब हम बात करेंगे, दलित आत्मकथा पे जब प्रवेश करेंगे तो उसके अनेक लेयर हैं अंदर। उन सभी लेयर को एक एक करके खोला जाना चाहिए। सिर्फ एक लेयर नहीं है कि लेखक का जीवन, लेखक का अतीत, लेखक का वर्तमान और लेखक का भविष्य। जी नहीं, लेखक की पत्नी, लेखक के बच्चे, लेखक का परिवार, दलित के परिवार की संरचना कैसी है, उसका मूल्यगत ढांचा क्या है, इसकी खोज की जानी चाहिए। इस पर विवाद होना चाहिए। अगर दलित परिवार का ढांचा पितृसत्तात्मक ढांचा है तो वहां शोषण रहेगा। दलित आत्मकथाएं जिस चीज को व्यक्त करती हैं वो कौन सी चीज व्यक्त करती हैं? तो उनका जाति व्यवस्था में जो शोषण हुआ उसको व्यक्त करती हैं और वह चाहते ये है कि इस शोषण से मुक्ति मिले, इसलिए उन्होंने आत्मकथा लिखी थी। लेकिन अगर उस आत्मकथा को लिखते समय उसमें पति पत्नी के संबंध आते हैं, पिता पुत्र के संबंध आते हैं, पिता पुत्री के संबंध आते हैं, तो हमें देखना होगा कि वे संबंध क्या पितृसत्तात्मक मूल्यों को चुनौती देते हैं या उन्हें बनाए रखते हैं। अगर दलित के परिवार में, दलित के परिवारी जनों में पितृसत्तात्मक संबंध बने रहते हैं तो आप तय मानिए शोषण जाने वाला नहीं है। तो ये जो कंट्राडिक्शन है, एक व्यक्ति की अस्मिता में कई अस्मिताओं का होना, और फिर आप जब उन अस्मिताओं को खोलते हैं तो उसमें अनेक विचारधारात्मक लड़ाइयां शुरू होती हैं। अभी तक हमारे यहाँ बहस इस बात पर केंद्रित है खाली कि दलित के यहाँ खाली ये समस्या है, दलित लेखक के यहाँ, कि उसकी लेखक के का शोषण हुआ था, दमन हुआ था। तो पहले के जो लेखक हैं उन्होंने जो आख्यान लिखे, उन्होंने आत्मकथाएं लिखी, उस आत्मकथा में एक प्लेजर था। मतलब बच्चन ने आत्मकथा लिखी, उसमें एक आनंद है। नेहरू जी ने अपनी आत्मकथा लिखी, उसमें एक आनंद है। यहाँ तक कि टैगोर ने अपनी आत्मकथा लिखी, उसमें भी एक आनंद है। तो पहले जब साहित्य पढ़ते थे, आत्मकथा पढ़ते थे, तो उसमें एक आनंद था। लेकिन दलित की आत्मकथा में एक बेचैनी और संतोष होता है, टेंशन होती है। तो वो पढ़ने के बाद में आपको आनंद कम, बेचैनी ज्यादा पैदा होती है, तनाव ज्यादा पैदा होता है। और इसीलिए ये दलित की जो आत्मकथा है वो हमारे लिए एक दूसरे किस्म की दुनिया में ले जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं क्रिएटिव टेंशन की दुनिया। ये जो क्रिएटिव टेंशन की दुनिया है, ये क्रिएटिव टेंशन की दुनिया सामाजिक विवाद और बहसों को जन्म देती है। नेहरू की आत्मकथा पढ़ने के बाद में उतनी बहस और विवाद नहीं पैदा हुए जितने दलितों की आत्मकथा से विवाद और बहसें पैदा हुई। ये मैं बात जानबूझ के कह रहा हूं क्योंकि दलित की आत्मकथा ने एक बहुत बड़े एरिया पर, यानी कास्ट सिस्टम को क्वेश्चन किया, जातिगत शोषण को क्वेश्चन किया। और शोषण को जब क्वेश्चन किया तो उसने
एक बड़ा विषय साहित्य को दिया कि सामाजिक शोषण के जो रूप हैं उनमें जाति प्रथा एक बड़ा रूप है, उस जाति के शोषण के रूपों की चर्चा करो। आप देखें आजादी के बाद की जितनी रचनाएं हैं, प्रेमचंद के बाद ये कह सकें तो ज्यादा अच्छा होगा, प्रेमचंद आखिरी लेखक थे जिन्होंने गोदान लिखा था जिसमें किसान जीवन के शोषण के रूप दिखाई देते हैं। 1936 के बाद विचार करने लायक चीज है कि ऐसी कौन सी चीज घटी कि ये किसान साहित्य से गायब हो गया। इतना बड़ा उपन्यास लिखा गया, इतना शानदार उपन्यास लिखा गया, और इसके बावजूद हिंदी के लेखकों ने किसान जीवन पर लिखना जरूरी नहीं समझा। सारे लेखक, मैक्सिमम लेखकों का जो लेखन है, जितने प्रगतिशील हो गैर प्रगतिशील हो, सबके लेखन के केंद्र में मध्यवर्ग और मध्यवर्ग की समस्या है, किसान नहीं है। दलित साहित्य के आने के बाद में बड़े स्केल पर किसान जीवन और किसान जीवन में दलित का चित्रण, दलित की स्थिति, वह बहस के केंद्र में आती है। तो दलित साहित्य खाली दलित को सामने नहीं लाता, बल्कि वो किसान जीवन को भी सामने लाता है। और इस दृष्टि से अगर इसे देखा जाए कि किसानी सभ्यता के विकास के क्रम में जो हमारे यहाँ किसान की जो दशा है, लैंडलेस लेबर की जो दशा है, क्या करते हैं दलित गांव में? मजदूरी काम करते हैं। ज्यादातर लोगों के पास में मजदूरी है जो कि बटाईदारी का काम करते हैं और दूसरे छोटे छोटे काम करते हैं। उस काम का जो चित्रण जब आया है हमारे बीच में, तो वो कौन सी चीज लेके आया है? कृषि दास्ता। कृषि दास्ता के जो रूप हैं उनका चित्रण। तो हमें किस पर बहस करनी चाहिए? हमें बहस दलित पर तो करनी चाहिए, लेकिन इससे भी बुनियादी चीज जो कि उसकी पॉलिटिकल इकोनॉमी से जुड़ी हुई है, वो है कृषि दास्ता और उसके रूप। कृषि दास्ता और उसके रूपों का अध्ययन तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आप अर्थशास्त्र न जानते हो। इस दृष्टि से अगर आप आत्मकथा पढ़ेंगे तो आत्मकथा में एक तरफ तो लेखक का जीवन मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ कृषि दास्ता के रूप मिलेंगे। वो तमाम दलित लेखकों के यहाँ उपलब्ध है। तो अभी कृषि दास्ता के रूपों का विमर्श, जैसे प्रेमचंद के आते ही गोदान आता है, गोदान के आते ही किसान आता है, और किसान के आते ही भारत का कृषि जगत आता है। ये स्थिति अभी दलित के साहित्य के साथ पैदा नहीं हुई है। वहां क्या होता है, लेखक आता है, लेखक का जीवन आता है और सारी बात खत्म हो जाती है। होना ये चाहिए कि लेखक आए, लेखक का जीवन आए, और उससे जुड़ी हुई जो कृषि सभ्यता है, कृषि के उत्पादन के संबंध में कृषि दास्ता है, ये जो दलित साहित्य में दलित लेखकों के साथ में जो उत्पीड़न और बर्बरता के रूप उनका आख्यान मिलता है, वो मराठी में भी है और हिंदी में भी है। वो क्या है? वो ग्राम्य बर्बरता है, जिसे हम लोग सामंती जीवन की ग्राम्य बर्बरता के रूप में जानते हैं। ग्राम्य बर्बरता के वे रूप, वो जो गांव में है, वे अब गांव में खाली सीमित नहीं है। जब गांव का आदमी शहर में माइग्रेट किया, उसमें सवर्ण भी है, उसमें निम्न वर्ण का आदमी भी है, उसमें दलित भी है, उसमें गैर दलित भी है। जो वो माइग्रेट किया तो क्या किया? वो अपने साथ में ग्राम्य बर्बरता के रूपों को भी शहर में लेके आया। तो ग्राम्य बर्बरता के खिलाफ तो हमारे यहाँ कोई लड़ाई लड़ी नहीं गई, कोई आंदोलन ही नहीं हुआ। हमने ग्राम्य बर्बरता को क्वेश्चन ही नहीं किया। हमारे यहाँ जिंदा जलाया जाए या मार दिया जाए या गाड़ दिया जाए या उसको मजदूरी न दी जाए, वो बिना मजदूरी के काम करे या न्यूनतम मजदूरी भी उसे न मिले, इसके बिना वो काम करे, ये सामान्य सी चीज हर कथा में मिलती है। और उसके उत्पीड़न के रूप मिलते हैं। इसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहते हैं ग्राम्य बर्बरता, जिसको कि बाकायदा रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी रेखांकित किया कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी चुनौती है वो कौन सी है। अगर हमें आधुनिक बनना है तो ग्राम्य बर्बरता के रूपों को हमें चुनौती देनी होगी और उन्हें अस्वीकार करना होगा। तो हमने क्या किया? अब आप जस्ट मेरे कहने से एक बार सर्वे करके देखिए। ये जो गांव से शहर की ओर माइग्रेट करने वाले लोग हैं, वो कौन सी जाति के लोग? आप पाएंगे कि इनमें बड़ी संख्या उनकी है जिन्हें हम दलित कहते हैं, चौथे वर्ण के लोग कहते हैं। ये जो तमाम झुग्गी झोंपड़ी की कॉलोनी बसी हुई है हर महानगर में, दिल्ली में कम से कम 50 लाख लोग होंगे। यही स्थिति कलकत्ते की, कलकत्ते में करीब 35-40 लाख लोग होंगे। यही स्थिति मद्रास की है, यही स्थिति बॉम्बे की है। ये जो झुग्गी झोंपड़ियों में जो माइग्रेटेड करके जो दलित आ गया है,
वो दलित खाली गांव में नहीं है, वो माइग्रेट करके शहर में भी आया है। तो ये जो इकोनॉमी है, ये इकोनॉमी करके, और ये कौन किसकी वजह से आया, ये माइग्रेट करके, ये कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट की वजह से माइग्रेट करके। वहां जमींदारों को कोई जुर्म नहीं है, कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट की वजह से, क्योंकि वहां काम नहीं है, वहां वो जी नहीं सकता पूरी तरह से। वहां मनरेगा में इतने पैसे नहीं मिलते कि वो रह सके और जी सके। वहां सड़क तो बन रही है, लेकिन सड़क में इतना संभावना नहीं है कि वो जी सके, तो माइग्रेट करके शहर में चला है। और शहर में जब आ गया तब कौन सी चीज उससे छूट गई? उसमें दलित भी है, उसमें गैर दलित भी है, दलित ज्यादा है। जिसे हम लोग असंगठित मजदूर कहते हैं। इस असंगठित मजदूर की संख्या तकरीबन 60 करोड़ के अधिक से के करीब है भारत में। भारत के 140 करोड़ लोगों में 60 करोड़ के करीब लोग वे हैं जो असंगठित मजदूर हैं, और इन असंगठित मजदूरों में 75% से अधिक दलित हैं। अब आप यहां से देखिए कि मेरा कंसर्न एज ए लेखक, एज ए इंटेलेक्चुअल, मेरा कंसर्न अगर दलित से है तो मेरा कंसर्न इन माइग्रेटेड वर्कर्स से भी होगा, जो झुग्गी झोंपड़ी की बस्तियों में रहने वाले लोग हैं। कैसे लोग हैं? मुझे ये तो मालूम है लेखक कितना नारकी जीवन में उसने जीवन व्यतीत किया, लेकिन क्या मुझे ये मालूम है कि झुग्गी झोंपड़ी में जो दलित आ गया है वो किस नारकी जीवन को जी रहा है? उसके पास में मिनिमम नागरिक सुविधाएं भी नहीं है, नगर पालिका की सुविधाएं भी नहीं है उसकी झुग्गी झोंपड़ी में। मेरी वो चिंता में नहीं आता, मेरी वो चिंता में आना चाहिए, क्योंकि मेरे पास में जब तक दलित की विश्व दृष्टि नहीं होगी, दलित का दृष्टिकोण तो है लेकिन दलित की विश्व दृष्टि नहीं है। मुझे दोनों ही चाहिए, मुझे दलित की दृष्टि भी चाहिए, दलित की विश्व दृष्टि भी चाहिए। विश्व दृष्टि का मतलब यह कि मैं उसे व्यापक राष्ट्रीय फलक पर देख सकूं। मैं सिर्फ सीमित फलक पर देखने में विश्वास नहीं करता। मैं मार्क्सवादी हूं तो मुझे विश्व दृष्टि में देखने की आदत है, तो मैं दलित को भी का भी विश्व दृष्टिकोण सामने रख के बात करता हूं, उसको सामने रख के देखता हूं। तो जो सबसे बड़ी चिंता की चीज है और चुनौती की चीज है वो कौन सी है कि दलित की आत्मकथाओं के विश्लेषण के लिए दलित दृष्टिकोण का होना जरूरी है, और यह देखना जरूरी है कि दलित का आंतरिक जीवन कैसे विघटित और विस्थापित हो रहा है। दलित गायब नहीं हो रहा है, गया नहीं है, लेकिन वो विघटित और विस्थापित तो हो रहा है। ये एक पहलू है उसका। एक अन्य पहलू है वो ये कि पहला जो आख्यान है जो लेखकों ने लिखा है वो निजी मन को संबोधित है। तुलसी की कथा किसके लिए है? मन के लिए। आपको अच्छी लगती है। कबीर के पद किसके लिए है? निजी मन के लिए। लेकिन आधुनिक काल का जो दलित है जो आत्मकथा लिख रहा है उसकी जो कथा किसके लिए है? वो मन के लिए नहीं है, वो मनोरंजन के लिए नहीं है। आत्मकथा पढ़ के आप इंटरटेनमेंट नहीं कर, कबीर का भजन सुन के आपका मनोरंजन हो सकता है, आपको आनंद मिल सकता है, लेकिन दलित की आत्मकथा पढ़ के आपका मनोरंजन नहीं हो सकता, आपको आनंद नहीं मिलेगा। वो कथा जो है, जो दलित की आत्मकथा है, वो सामाजिक मन को संबोधित है, वो निजी मन को संबोधित नहीं है। ये बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए जो आधुनिक जो दलित लेखक है वो कबीर से आगे बढ़ा हुआ लेखक है। कबीर जो है निजी मन को संबोधित करते हैं, और आधुनिक लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हो या तुलसी राम हो, ये जो लोग हैं ये सामाजिक मन को संबोधित करते हैं। और इस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट जैनर के लिहाज से, विधा के रूप में भी। और कबीर के पद पढ़ते हुए सामाजिक विवाद पैदा नहीं होते। हाँ, दलित की आत्मकथा पढ़ के सामाजिक विवाद जरूर पैदा होते हैं। इसलिए आप देखें कि जब भी दलित की आत्मकथा आती है तो उस पर डिबेट डिस्कशन खूब होता है पत्रिकाओं में। और कबीर के भजन जो है ह्यूमन राइट्स वायलेशन की तरफ ध्यान नहीं देते, भले ही वो दलित के लिखे हुए भजन है, भले ही वो दलित की पीड़ा है वहां, लेकिन वहां मानवाधिकारों की चिंता हमारे केंद्र में नहीं आती दिमाग में। लेकिन जो ही दलित की आत्मकथा पढ़ते हैं, दलित की कहानी पढ़ते हैं, दलित का उपन्यास पढ़ते हैं,
तो तत्काल हमारे दिमाग में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का पर्सपेक्टिव दिमाग में आता है। तो दलित का साहित्य जो है वो हमें किस तरफ ठेलता है? मानवाधिकार परिप्रेक्ष्य की तरफ ठेलता है कि हम मानवाधिकार हनन के जो मसले हैं उनकी तरफ ध्यान दें। और ये एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है, ये साधारण पैराडाइम शिफ्ट नहीं है। एक अन्य चीज जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये कि कबीर के यहाँ जो लेखन है वो निजी है, लेकिन दलित के यहाँ जो लेखन है वो निजी नहीं है, वो सामाजिक और राजनीतिक है। और इस दृष्टि से कबीर से या और दूसरे जो भक्ति काल के लेखक हैं, जो बड़े लेखक हैं, जिनकी कि मैंने पहले एपिसोड में चर्चा की थी कि वो बड़े लेखक हैं, उन सभी लेखकों से ये लेखक भिन्न है, क्योंकि ये सामाजिक मन को चिंतन के केंद्र में लाता है। यहाँ आरंभ वो निजी जीवन से जरूर करता है, लेकिन यहाँ निजी उसका कंसर्न उतना नहीं है जितना कि सामाजिक चीजें, सामाजिक भेदभाव जो उसका कंसर्न है वो बहुत बड़ा है। और इस दृष्टि से वो ये जो आत्मकथाएं हैं, ये आत्मकथाएं क्या करती हैं? जो दलितों की आत्मकथाएं वे एक समुदाय को उद्बोधित हैं, वो दलित समुदाय को उद्बोधित है। कबीर के भजन दलित को उद्बोधित नहीं है, वो सबके लिए उद्बोधित है, वो सबके लिए लिखे गए, वो भक्त के लिए लिखे गए, वो दलित के लिए नहीं लिखे गए। लेकिन दलित की आत्मकथाएं दलित समुदाय को संगठित करने का, उसे जागृत करने का काम करती हैं। और इस दृष्टि से ये इनके जो संबोधित जो वर्ग है जिसे ये एड्रेस कर रहे हैं उसमें फर्क है। कबीर के और आधुनिक काल के इस दलित लेखक के लेखन का जो पाठक वर्ग है वो एक दलित समुदाय है जिसे वो जागृत करना चाहता है, उसे वो समझाना चाहता है कि तुम्हारी समस्या क्या है। कबीर जो है वो दलित समुदाय तक सीमित नहीं है, खाली वो दलित समुदाय को सीधे सीधे संबोधित नहीं करते। एक अन्य चीज है जो कि बड़ी चीज है, जिसने के सारे के सारे मसले खड़े किए हैं, वो ये कि ये आखिरी बात है इस संग में, वो ये कि दलित की आत्मकथा में जो रूपांतरण है, जिसकी मैंने एक एपिसोड में हल्के ढंग से चर्चा की थी, वो रूपांतरण क्या है? एक लैंडलेस भूमिहीन दलित का बेटा बड़ा हुआ, कष्ट करके पढ़ा, पढ़ के वो कॉलेज गया, कॉलेज से वो यूनिवर्सिटी गया, यूनिवर्सिटी जाके प्रोफेसर बना, या यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद में वो सरकारी नौकर बना, या वो फिर आईएएस आईपीएस ऑफिसर बना। एक बड़ा हिस्सा है अभी दलित का जो मध्य वर्ग में है। एक जमाने में दलित थे जो कि निम्न वर्ग में थे, आज कई करोड़ लोग हैं जो दलित के मिडिल क्लास में, और मिडिल क्लास में नहीं बल्कि अभी क्या है कि करोड़पति भी दलित हैं बड़ी संख्या में, ऐसे भी दलित हैं जो अरबपति हैं। तो वह स्थिति नहीं है कि दलित का मतलब है कि एकदम अत्यंत गरीब। इसका कहने का मतलब ये नहीं अत्यंत गरीब खत्म हो गया दलित में से। दलित में अत्यंत गरीब अभी भी बड़ी संख्या में है, बहुसंख्यक वही है। लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो लेखक है जो मिडिल क्लास में आ गया है, ये जो लेखक है जो इंजीनियर हो गया है, ये जो लेखक है जो आईएएस ऑफिसर हो गया है, और ये लेखक है दलित, तो इसकी जो आइडेंटिटी है वो कौन सी आइडेंटिटी मानी जाएगी? इसकी आइडेंटिटी वह मानी जाएगी जो इसने अर्जित की है अपने विकास के क्रम में। इसकी वह आइडेंटिटी सिर्फ नहीं रहेगी। दलित से शुरुआत तो इसकी हुई थी, लेकिन आज ये दलित नहीं है, वो मध्य वर्ग में आ चुका है। तो साहित्य के मूल्यांकन के क्रम में दलित को रूपांतरित होते हुए देखना और विश्लेषित करना। सवाल यह कि दलित जब मिडिल क्लास में आया तो उसका विश्व दृष्टिकोण क्या है? क्या वो अपने को मध्य वर्ग समझता है, या वो अभी भी वो अपने को शूद्र समझता है? क्या वो अपने को इंजीनियर समझता है, डॉक्टर समझता है, प्रोफेसर समझता है, या अभी भी अपने को दलित समझता है? अगर इंजीनियर, डॉक्टर
बढ़िया जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के बावजूद उसको ये आइडेंटिटी पसंद नहीं है और उसे दलित की आइडेंटिटी पसंद है, तो इसका मतलब है कि उसकी रूपांतरण में और रूपांतरण को समझने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हकीकत यह है कि उसकी पहचान तो बदल चुकी है। वह तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वह तो अरबपति है, वो तो बिल्डर है, वह पॉलिटिशियन है। आप उठा के देखिए, ये जो आपके यहाँ SC ST रिजर्वेशन है जो कि विधानसभा और लोकसभा में है, कितने MP पिछले 75 साल में निकले, कितने विधायक निकले, कितने प्रधान निकले। ये जो पॉलिटिसाइजेशन है, राजनीतिकरण है, इस राजनीतिकरण ने उसका वर्ग का आधार ही बदल दिया, उसकी पहचान बदल दी। तो ये जो रूपांतरण के जो रूप हमारे समाज में फैले हुए हैं दलित के, वे अब दलित के पहचान के वे रूप है जो उसे कैपिटलिज्म ने दिए हैं। दलित दलित है, शूद्र शूद्र है, ये पहचान उसे सामंती व्यवस्था ने दी थी। आज दलित जो है, जो ट्रांसफॉर्म हो चुका है, वो कैपिटलिस्ट सिस्टम और कैपिटलिस्ट आइडेंटिटी जो हमारे बीच में उपलब्ध है उनका हिस्सा बन चुका है। अंबेडकर दलित थे, लेकिन अंबेडकर असल में संविधान निर्माता थे। किस देश के संविधान निर्माता थे? भारत के। कौन सी पहचान होगी उनकी? दलित की पहचान होगी या संविधान निर्माता की पहचान होगी? अगर दलित की पहचान मानेंगे प्रमुख, तो संविधान निर्माता की पहचान गौड़ हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। उसी तरह एक दलित प्रोफेसर, उसकी पहचान कौन सी होगी महत्वपूर्ण? क्योंकि उसने जो कुछ अर्जित किया, अपनी साख अर्जित की, अपनी प्रतिष्ठा अर्जित की, वो एक प्रोफेसर के नाते अर्जित की। तो नई जो आइडेंटिटी है वो पेशेवर आइडेंटिटी है, जो चीज मैं शेयर करना चाहता हूं। कास्ट की आइडेंटिटी पेशेवर आइडेंटिटी थी सामंत काल में, और आज जो आइडेंटिटी है वो पेशेवर आइडेंटिटी है। और पेशेवर आइडेंटिटी के तौर पर जब आप देखेंगे तो दलित का अलग चेहरा दिखाई देगा, दलित के जीवन मूल्य अलग दिखाई देंगे, दलित के जीवन मूल्यों का आधार वो है कैपिटलिज्म दिखाई देगा। और इसीलिए कैपिटलिज्म ने जो पहचान दी है, उस पहचान को क्या दलित लेखक, आलोचक स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? 3 बड़ी पहचान है। वर्ग की पहचान, क्लास, जो वर्किंग क्लास के दृष्टिकोण से में जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जो मजदूर वर्ग की कैटेगरी में जा रहा है। मजदूर वर्ग का लेयर बहुत बड़ा है, आप लोग जानते हैं। डिजिटल वर्कर से लेके फैक्ट्री वर्कर तक फैला हुआ है, फैक्ट्री वर्कर से लेके गिग वर्कर तक फैला हुआ है। ये नई जो आइडेंटिटी है, ये नई आइडेंटिटी कौन सी है? पूंजीवादी पहचान। पूंजीवादी पहचान को हम महत्व दें, उसे स्वीकार करें, उसके बिजाविज उसकी व्याख्या और पुनर्व्याख्या करें। अभी दिक्कत क्या है कि वर्ग की पहचान से आपको नफरत है, तो आप दलित को कैसे देखेंगे? क्योंकि वर्ग की पहचान की व्याख्या कौन लोग करते हैं? मार्क्सवादी लोग करते हैं। तो आपको मार्क्सवाद पसंद नहीं है। दलित आलोचक जितने भी है, दलित लेखक जितने भी, उनमें अधिकतर लोग, महाराष्ट्र के लोगों को छोड़ दें, मराठी में अधिकतर लेखक जो है वे मार्क्सवाद की करीब गए, मार्क्सवाद को स्वीकार किया। हिंदी में मुसीबत यह है कि अधिकतर जो अभी दलित लेखक है वो मार्क्सवाद के करीब जाना नहीं चाहता, मार्क्सवाद से डरता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि जो नई जो पहचान है वह वर्ग की पहचान है, नई जो पहचान है वह पेशे की पहचान है, नई जो पहचान के रूप है वे उनकी सटीक व्याख्या मार्क्सवाद के बिना मिलती नहीं है। इसलिए अगर दलित साहित्य का मूल्यांकन करना होगा तो मार्क्सवाद उनका सबसे बेहतरीन दोस्त साबित हो सकता है, अंबेडकर से भी ज्यादा अच्छा दोस्त साबित हो सकता है। अंबेडकर ने सीखा था मार्क्सवाद से, इसलिए अंबेडकर ने कोई दलितों का संगठन नहीं बनाया, दलितों के नाम पर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं खड़ा किया। यह चीज सीखने की है। क्यों? क्योंकि कौन सी समस्या है हमारे सामने? हमारे सामने डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में कैपिटलिज्म है और कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन के रिलेशन है। पूंजीवादी उत्पादन के संबंधों में जो हमें पहचान मिली है वह वर्ग की पहचान महत्वपूर्ण है। या तो हम किसान होंगे, या खेत मजदूर होंगे, या हम मजदूर होंगे, या फैक्ट्री मजदूर होंगे, या कैपिटलिस्ट होंगे, या प्रोफेसर होंगे, या डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे। हम सिर्फ दलित नहीं होंगे। दलित दलित कह के दलित की पहचान में रहना फ्यूडलिज्म में रहना है, और ये अतीत में लौटना है।
मुझे अतीत से बाहर निकल के भविष्य की ओर जाना है। इसलिए मुझे ये मॉडर्न कैटेगरीज में दलित को आइडेंटिफाई करके विश्लेषित करने की जरूरत है, और इसके लिए मार्क्सवाद हमारा एक बेहतरीन दोस्त हो सकता है। तो ये 5वां एपिसोड सर ने पूरा जो है दलित का एक ऐसा एपिसोड आपने आज ये तैयार किया जिसमें दलित समाज के भीतर झांकने की भी दृष्टि है, और दलित समाज से विश्व को देखने की भी दृष्टि है। तो ये समापन तो दलित साहित्य का बड़ा बढ़िया रहा सर। और अब जो नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि जगदीश्वर चतुर्वेदी सर पिछले 5 एपिसोड से, मतलब ये 5वां एपिसोड है, लगातार दलित साहित्य पर बात कर रहे हैं। जो नए साथी जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि जगदीश्वर चतुर्वेदी सर कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिंदी की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के तौर पे रिटायर हुए। इसके पहले वो जो है, जब छात्र जीवन था उनका, तो संस्कृत की सालों पढ़ाई की, मतलब 12 साल तक पढ़ाई की। फिर जो है उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, वहाँ छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। और जैसा कि बाबू सर ने खुद ही बताया कि मार्क्सवाद के करीब रहे, मार्क्सवादी विचारधारा में पले बढ़े, तो वो तमाम चीजें की। और सर ने अब तक 80 से ज्यादा किताबें लिखी, आलोचना पर है, मीडिया पर है, तो तमाम चीजों पर है, और एक विहंगम दृष्टि है पूरे भारतीय समाज पर, या कहिए विश्व समाज पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आप जो है 5वें करके दलित साहित्य का एक तरह से पूर्णाहुति की। लेकिन ये पूर्णाहुति नहीं है, बल्कि यहाँ से एक नई शुरुआत है। और फिर जो है अगले एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे साहित्य के अलग आयाम पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं साथी, आपका भी बहुत बहुत आभार। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड। बहुत बहुत धन्यवाद सर।